सुप्रभातम। स्टेनोवर्स विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। आज से सिर्फ 21 दिन बचे हैं स्टेनो के स्किल टेस्ट में, तो आगे बढ़ते हैं। आज की डिक्टेशन है जनसत्ता के एडिटोरियल से, जो कि 21 जनवरी को पब्लिश हुआ था और उसकी स्पीड है 100 WPM। टोटल वर्ड्स है 994। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 सम्मेलन के बाद 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं का भोपाल घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद GDP को विकास का मॉडल बनाने की जगह अब इसे खुशहाल और मूल्य आधारित बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए सार्वभौमिक और समावेशी विकास का मॉडल अपनाना होगा। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक जॉर्ज लारिया अदजेई ने बच्चों पर निवेश को ज़रूरी बताया और कहा कि उनके लिए अलग से बजट में प्रावधान होना चाहिए। गौरतलब है कि इस सम्मेलन के पहले कोलकाता में G20 के सदस्य देशों की समूह बैठक में यह बात उभर कर आई कि प्रत्येक देश में सरकार द्वारा विकास को मानवीय चेहरा दिया जाना ज़रूरी है। समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के मानव विकास तथा डिजिटल और वित्तीय समावेश को बढ़ावा दिए जाने से सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि होती और रोजगार बढ़ता है। भारत में पिछले वर्ष दुनिया की सबसे अधिक विकास दर रही। इस वर्ष भी विकास दर करीब 6.5 से 7% रहने की संभावना है, मगर विकास दर के साथ देश के मानवीय चेहरे को चमकाने पर भी ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण 32 वर्षों में पहली बार दुनिया भर में मानव विकास ठहर सा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी चुनौतियों के बीच भारत द्वारा कोरोना संकट का बेहतर तरीके से सामना किए जाने से भारत HDI रैंकिंग में केवल एक पायदान पीछे हुआ है। रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में जहां बांग्लादेश और चीन जैसे देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं, वहीं मलेशिया और थाईलैंड जैसे एशियाई पड़ोसी देश भी उच्च श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं। निस्संदेह देश की तेजी से बढ़ती और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल करने वाले भारत में मानव विकास सूचकांक में कमी आना विचारणीय प्रश्न है। पिछले दशक में देश में जिस तेजी से गरीबी और भूख की चुनौती में कमी आ रही थी, उसे कोरोना संकट ने बुरी तरह प्रभावित किया है। महामारी का आर्थिक प्रकोप विशेष रूप से मध्य वर्ग और वंचित परिवारों के लिए बहुत अधिक रहा है, जिसके चलते कई परिवार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में पीछे हुए हैं। मगर इसमें भी कोई दो मत नहीं कि सरकार गरीबी, भुखमरी, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। कोविड-19 के बाद इन सभी क्षेत्रों में सरकार ने प्रभावी पहल की और अभियान चलाए। अगर कोरोना काल में सरकार के ऐसे विशिष्ट सफल अभियान नहीं होते, तो देश में गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा
के क्षेत्र की चुनौतियों और दिखाई देती। गौरतलब है कि कोरोना काल में प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन के कारण मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति से गरीबों को राहत मिली है और करोड़ों लोगों को गरीबी के नए दलदल में फंसने से बचाया गया है। अब चीन और अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कोहराम मचा रहे कोरोना के नए बहुरूप के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधा से गरीबों के कल्याण की चुनौती और बढ़ गई है। इसी बात को अनुभव करते हुए विगत 6 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि देश में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए तथा केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक जिस तरह मुफ्त अनाज पहुंचाया है वह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाली देश की 2/3 आबादी यानी करीब 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की नई पहल की गई है। गौरतलब है कि देश में NFSA के तहत प्रत्येक सामान्य उपभोक्ता को हर महीने 5 किलो की दर से अनाज वितरित किया जाता है, जबकि अंत्योदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा 7 किलो प्रति व्यक्ति होती है। 31 दिसंबर 2022 तक जहां 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल, 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो की दर से मोटा अनाज दिया जाता रहा है, वहीं अब राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं को सस्ती दर की राशन दुकानों पर कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस नई व्यवस्था से जहां गरीबों की खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी, वहीं खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण योजना को एक किए जाने से सब्सिडी में बचत होगी। साथ ही खाद्यान्न भंडार में अतिरिक्त अनाज की मौजूदगी बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे सकेगी। निसंदेह कोविड की चुनौतियों के बाद अब देश में लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के साथ साथ उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की दिशा में अब लंबा सफ़र तय करना है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं की चुनौती खड़ी की है। ज्ञातव्य है कि 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में 2025 तक स्वास्थ्य पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% किया जाना निर्धारित किया गया था। फिर 15वें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति ने भी स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को 2.5% तक बढ़ाने की बात कही है। इस मामले में देश अब भी पीछे है। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाए गए कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च नहीं बल्कि एक बेहतरीन निवेश है। यूरोपीय देशों ने महामारियों और संचारी रोगों को आर्थिक विकास और मानवीय कल्याण के लिए खतरे के रूप में देखा है। इन देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने पर बड़ा निवेश किया है। पिछले दशक में यूरोप में तेजी से बढ़ी जीवन प्रत्याशा और आर्थिक वृद्धि दोनों ही
मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं और स्वस्थ जनमानस के कारण ही परिलक्षित हुई है। ऐसे में अब देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाया जाना ज़रूरी है। पूर्णविराम स्टॉप।